As proposed, today I'm going to take up all the principles once again. मतलब मैं ना तो चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और नथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स. देखिए बेटा, इन द मैनेजमेंट वी हैव टू, जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनमें हम दो को सबसे ज्यादा मानते हैं. वन इज फेयल्स एंड सेकेंड वन इज टेलर. जो आपके टेलर हैं उनका मेन एम था, जहां फैक्ट्रीज होती हैं, वेयर यू हैव द वर्कर्स, वेयर यू हैव द फिजिकल वर्क, वहां पर देयर शुड बी चेंज. एंड फॉर दैट ही हैड फोस्टर्ड फोर मेन प्रिंसिपल्स. अब आपके पेपर में आता है तो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं फंक्शनल फोरमैनशिप. यानी कि उनका मानना था कि जो काम है, जो वर्क है, दैट शुड बी डिवाइडेड. द वर्क शुड बी डिवाइडेड फंक्शनल फोरमैनशिप में. बट द वर्क को हमें कैसे डिवाइड करना है? देयर शुड बी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. वन इज जहां हम सिर्फ मेंटल वर्क करते हैं, यानी कि प्लानिंग. एंड द सेकेंड वन हमारा जो है वो है जहां पर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जहां हम एक्चुअल काम करेंगे. सो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही सेज देयर शुड बी फोर पीपल. प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर देयर शुड बी फोर पीपल. And similarly, in the production also there should be four people. मतलब A, B, C, D, E, F, G, H. और ये जो फोर पीपल हैं जो अलग अलग काम करेंगे, those who would be doing different work, ये जो है they would be giving the order to one single worker. एक वर्कर होगा जिसको ए से रूट, बी से इंस्ट्रक्शन, सी से डिसिप्लिन, फोर से he would be receiving the cost. Then when he enters into the workshop जहां आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे he would be having one as gangplank, सॉरी, जो कि गैंग बॉस, जो कि सारा सामान रखेगा. दूसरा, अगर सामान खराब है तो उसको रिपेयर करेगा. तीसरा जो है वो इसको मतलब नेक्स्ट मेथड बताएगा और लास्ट में क्वालिटी को चेक किया जाए. यानी ये एक वर्कर को जो है ही हैज टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सो मेनी पीपल. दिस वाज हिज फर्स्ट प्रिंसिपल, फंक्शनल फोरमैनशिप. The second principle of Taylor was, जो second principle था वो था उसका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. यानी कि मिलजुल कर काम करना, आपस में झगड़ा नहीं करना. अब यहां आप लोगों को थोड़ा सा यू हैव टू बी अलर्ट. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब द मैनेजमेंट and the workers should have a mental change, जिसको हम बोल रहे हैं मेंटल रेवोल्यूशन. हमारे माइंड में चेंज होना चाहिए. मैनेजमेंट को जब प्रॉफिट मिलता है दे शुड शेयर विद द वर्कर्स, एंड वर्कर्स शुड नॉट गो फॉर स्ट्राइक अननेसेसरी, एंड दे शुड ट्राई टू वर्क विद द मनी. इसी का एक्सटेंशन हमारा है इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब इन दोनों में क्या फर्क है? यहां है देयर शुड बी, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए. यहां पर है अपना फायदा नहीं देखना, कंपनी का फायदा देखना. द लास्ट ही गेव वॉज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. यानी कि उसका मानना था
कि जो एफिशिएंट यानी कि जो काम करने में सक्षम है एंड द नॉन एफिशिएंट, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप एक ही सैलरी दोनों को दोगे तो जो काम कर रहा है वो तो बेचारा गधे की तरह काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए उसने कहा जो एफिशिएंट वर्कर है उसको सैलरी ज्यादा दो एंड जो नॉन एफिशिएंट है उसको कम दो। इससे जो एफिशिएंट सैलरी, जो एफिशिएंट वर्कर है, ही वुड बी मोटिवेटेड टू डू बेटर, एंड जो नॉन है, जो नहीं कर रहा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि इफ आई वांट मोर सैलरी देन आई शुड वर्क मोर। ये 4 प्रिंसिपल्स आपके टेलर ने दिए थे और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने दिए थे कुछ टेक्निक्स, सम मेथड्स। उसने कहा था कि हम जब काम करवाते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द मोशन, द टाइम, द फटीग। मतलब उनका कहना था जो हमारे अननेसेसरी मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उनसे हमारे काम जो है वो टाइम वेस्ट होता है। सो टू reduce we should study the motion study, we should also go for the time, यानी कि अगर हमें पता है कि एवरेज टाइम क्या है तो देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें जितना डिप्लॉय करना, मतलब हमें जितने वर्कर्स चाहिए, दैट वी कैन एश्योर। लाइक अगर हमें पता है 1 घंटे में एक मजदूर 100 यूनिट्स बनाता है और हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, तो दैट मीन्स वी नीड 10। तो वी वुड बी हैविंग दैट आइडिया। देन ही ऑल्सो सेट फटीग स्टडी, यानी ही वांटेड दैट जो काम करते हैं दे शुड बी गिवन इंटरवल्स। अगर वो कंटिन्यूअसली, अगर वो कंटिन्यूअसली if they are working, what will happen, they would definitely be tired, और टायर्ड होंगे तो क्या होगा, द प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी राइट। और इसीलिए he said that there should be time study, motion study, then fatigue study। ये हमारे सारे जो स्टडीज हैं वो होने चाहिए। दैट इज आपके जो टेलर है, he had proposed it। then method study, यानी according to him there is one best method to do everything। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। तो वी मस्ट फाइंड आउट कि किस मेथड से कौन सी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने देखा होगा जब हम कोई चीज बनाते हैं तो इफ यू पुट द शुगर, मतलब इफ यू पुट द सॉल्ट पहले डालते हो तो वो जल्दी बनता है। देयर इज, दैट इज अ मेथड एक्चुअली इन कुकिंग ऑल्सो। तो विच मेथड इज द बेस्ट? देन ही ऑल्सो सेट हर काम के लिए देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी वी मस्ट नो कि हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कैन बी द क्वालिटी, स्टैंडर्ड कैन बी द रॉ मटेरियल, कि व्हाट शुड बी द आइडियल स्टैंडर्ड। एंड वी शुड ऑल्सो डिवाइड इट इनटू, सिंप्लीफाई करना चाहिए, एक पैरामीटर रखना चाहिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है एक पैरामीटर रखना चाहिए, इसको हम ये बोलेंगे। जैसे अगर आप जूतों के साइज को देखोगे ना, वी हैव 2 साइजेस, आप सब लेते हो मुझे पता है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ शूज। शूज के अंदर हमारे होते हैं यूके एंड यूएस साइज। तो यूके साइज जो है वो आपका, मतलब यूके साइज 1 2 3 4 ऐसे, एंड यूएस आपका 36 37। तो ये जो साइज होते हैं, दिस इज द स्टैंड, दिस इज सिंप्लीफाइड पैरामीटर्स। कोई कंपनी यूके साइज के अकॉर्डिंग बनाती है, कोई लेकिन वो उसका मीनिंग सेम ही होता है। वो उसको 36 37 38 39 बोलते हैं, ये इसको 1 2 3 4 बोलते हैं। तो यू हैव टू, अपने मटेरियल के लिए यू शुड ऑल्सो हैव सम सिंप्लिसिटी, सो दैट जब आप काम करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि कौन सा काम क्या है।
ये आपके थे टेलर के प्रिंसिपल। नाउ आपके आता है फेयोल्स। And as I said that today I am going to take all the Fayol's principle as a matter of revision. Right? Very fast. Division of work. Please be very alert while you are division of work. मतलब I have also shared some of the pictures. ऐसे आपके पेपर में आते हैं। तो डिविजन ऑफ वर्क का मतलब होता है इन अ कंपनी देर आर नंबर ऑफ वर्क। नाउ इट डिपेंड्स आपकी कंपनी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। तो you have to first of all identify and divide the work under similar category। जैसे अगर हम कहते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के अंदर डायरी आपकी जनरल जो आपकी जर्नल्स होते हैं, लेजर होता है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट होता है, ऑल ऑफ देम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। एंड देन इफ वी से ह्यूमन रिसोर्स, तो किसी भी कंपनी में स्टाफ को लाना, उनकी सैलरी फिक्स करना, उनकी मतलब कि उनका प्रमोशन, उनका रिटायरमेंट देखना, एवरीथिंग इज एचआर। तो सिमिलर काम को डिवाइड करना, सो एंड उसके लिए वैसे ही लोग लेकर आना जो उस काम को आसानी से कर सके। It is called as division of work, and this principle is complementary to functional foremanship। आपके पेपर का क्वेश्चन है तो साथ में मैं लिख रही हूं। Means Taylor also said that the work should be divided। सेकेंड इज आपने वर्क को डिवाइड कर दिया। अब आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने पिक्चर बना रखा है। आई मेड दिस पिक्चर। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो इनके ऊपर एक हेड है और इन तीनों के ऊपर भी एक हेड है। दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स द पर्सन ऑन द सुपीरियर फ्रंट हैज टू गिव द कमांड। उसको जो है कमांड देना। And responsibility is the work to be finished। अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से, यानी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई बॉस एंड माई बॉस हैज द अथॉरिटी टू कमांड मी। तो देयर शुड बी, इन दोनों को जो है हमें फिक्स करना चाहिए। वी मस्ट फिक्स द वर्क। कौन अथॉरिटी रखेगा? एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ में चलती है। देयर शुड बी अ बैलेंस। आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, भाई तुझे जो करना कर, अब वो क्या करेगा जाकर? आप सोचो। ही मे मिसयूज हिज पावर। ही मे मिसयूज हिज पावर। आपके एग्जाम्स में आने वाले हिंट वर्ड्स हैं ये बच्चे। I'm using those words. So when you are giving the authority, there should be some responsibility. And when you are giving the orders, when you are giving responsibility, वहां पर भी थोड़ी बहुत आपको authority देनी पड़ेगी। They should be balanced. Then he says कि एक बॉस जो है, एक मतलब सबॉर्डिनेट जो है, एक सबॉर्डिनेट जो है, he should receive the order from only one boss। अगर डुअल सबॉर्डिनेशन हुआ, ना व्हाट इज डुअल सबॉर्डिनेशन? डुअल सबॉर्डिनेशन मतलब दो बॉस है और एक एम्प्लॉई है, जो हमने अभी फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ा था। इट इज दी मतलब इट इज कंट्रास्ट टू फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें 8 लोग एक वर्कर को ऑर्डर करते हैं। तो अगर दो बॉस हुआ और वो जो है he is giving, they both are giving order to this man, तो ये किसकी बात सुनेगा? आप लोगों के साथ होता है ना, जब मैं कहती हूँ क्लास रखो, दूसरा टीचर भी कहता है, फिर आप मुझसे आके कहते हो मैम प्लीज, फिर आप उन सर से भी जाकर कहते हो सर प्लीज, एंड देन यू बिकम कंफ्यूज्ड। और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, होता है ना? दैट इज द
real case. And dual subordination में the person may not work efficiently. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का जो मैनेजर है वो कह रहा है कॉस्ट को कम करो, मार्केटिंग का कह रहा है कि मार्जिन को ज्यादा रखो, ना वो किसकी बात मानेगी? तो देयर शुड बी वन सुपीरियर एंड एक जो सबऑर्डिनेट है ही शुड रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, नॉट फॉर टू. डुअल सबऑर्डिनेशन शुड नॉट बी देयर. The next he says is there should be unity of direction, यानी कि one head, one plan. एक जैसे ये इंसान दिखाया है, ठीक है, इसके नीचे ये सारे इसके टीम मेंबर्स हैं, लेकिन मान लो ये जो है ही इज हेडिंग द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, लेकिन अगर इसके पास दो डिपार्टमेंट आ गए, कॉस्मेटिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कॉस्मेटिक्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो व्हाट विल हैपन? द प्रॉफिट्स विल नॉट कम, बिकॉज वो एक ही चीज पर ध्यान करेगा. ही कैन फोकस ऑन ओनली वन एरिया प्रॉपरली. सो ही सजेस्ट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, सो दैट द वर्क जो है वो आपका स्मूथली चले. उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आप डायरेक्ट कर रहे हो. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. नाउ डिसिप्लिन में देयर आर सो मेनी, डिसिप्लिन के पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं. डिसिप्लिन इज जब आपकी टीचर्स कहते हैं शोर मत मचाओ, बी डिसिप्लिन, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज वर्किंग adhering to the commitment. डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट होता है adhering to the commitment. जो आप कमिट कर रहे हो उसको पूरा करो. अगर कंपनी ने वर्कर्स को वादा किया है आप ज्यादा काम करोगे तो वी विल गिव यू द प्रॉफिट, तो दे शुड अधर. एंड अगर वर्कर्स ने वादा किया है that if the company is in loss and they would work more, so they should also. So there should be a mutual trust. They should adhere to that commitment. आप लोगों की भाषा में committed, आप लोग बोलते हो ना I am committed to her, तो ये वो वाला commitment. That is आपका discipline. Of course डिसिप्लिन क्लास 12 इज ऑल्सो मीनिंग दैट जब हम किसी भी चीज का रूल के अकॉर्डिंग चलते. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि आपको अपने कंपनी का बेनिफिट जो है सबसे ऊपर रखना. आप एक अच्छे एम्प्लॉय कहलाओगे इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर कंपनी. नाउ देयर माइट बी सिचुएशन, ऐसे सिचुएशंस कई बार आते हैं कि आपका जो है, मतलब अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक इंसान है, उसके नीचे एक वैकेंसी खाली हुई है. देयर इज अ वैकेंसी which has been filled. Now there are two persons. अब वहां पर जो है दो इंसान है जो इंटरव्यू के लिए आए हैं, ठीक है. एक इंसान जो है वो रिलेटिव है मैनेजर का, दूसरा जो है वो रियली काबिल है, वेरी टैलेंटेड है, केपेबल है, ठीक है. नाउ अगर वो जो मैनेजर है वो इस रिलेटिव को रख लेता है बिकॉज वो उसका जान पहचान है, तो दैट मीन्स वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है. बट अगर ही इज लुकिंग फॉर द केपेबल पर्सन जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होगा, देन इट मीन्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना. सबऑर्डिनेट मतलब
नीचे रखना और कंपनी के बेनिफिट, कंपनी के फायदे को ऊपर रखना, उसको मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। दिस कैन हैपन इन मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक एक मतलब कि हमें जो है कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स मंगवाने हैं, ठीक है, वी हैव टू गेट द रॉ मटेरियल्स। नाउ आई मे बी हैविंग समवन जो कि सस्ते में मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है, बट उसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड आई मे बी हैविंग समवन जो कि रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा दे रहा है, जो पहले वाला उसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, आई गेट अ प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई लुक फॉर माई प्रॉफिट और कंपनी इज गुड? कंपनी इज गुड, दैट इज आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। आप देख सकते हो यहां पैसे रखे हुए। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी स्ट्रक्चर। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी स्ट्रक्चर। नाउ सैलरी कैसी होनी चाहिए? से देर आर टू पीपल ज्वाइनिंग अ कंपनी इन द सेम लेवल, दोनों एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन के आ रहे हैं, दोनों ट्रेनीज हैं, दोनों की सेम क्वालिफिकेशंस है, तो द कंपनी शुड पे देम इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम कंपनी का जो ट्रेजर है वो भी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी बैलेंस। जो दूसरा इंसान है जो आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उसको दो वक्त की रोटी तो मिलनी चाहिए ना। अगर नहीं होगा तो क्या होगा सोचो, वो दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा। भाई अगर उसने ज्वाइन कर भी लिया, और हमारे मतलब कि इन द रियल लाइफ देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसके जिसमें आप देख सकते हो कि लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं एज, मतलब कि 10,000 15,000 जो मिलता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, बट देन व्हाट हैपेंस? भाई 10,000 में किसका गुजारा चलता? वो नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिलती है ज्यादा, वो इस कंपनी को छोड़ के जाते हैं। इससे किसका नुकसान हुआ? कंपनी का। वाई? बिकॉज कंपनी स्पेंड्स मनी ऑन ट्रेनिंग यू, कंपनी स्पेंड्स इट्स सीक्रेट्स इन ट्रेनिंग यू, और उसके बाद आप छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हो। तो रिम्यूनरेशन का मतलब है द सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी इन सच अ मैनर that the company is also in benefit, it is not shedding too much, and the person जो join कर रहा है, that person should also get a reasonable standard of living. This is called remuneration. अब आता है stability of personnel. What is the meaning of stability? अब देखो यहाँ लिखा हुआ I quit, I quit. Stability मतलब stable, एक जगह टिके रहना, एंड पर्सोनल मतलब द वर्कर्स, द एम्प्लॉइज। तो वो लोग, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं तो देन व्हाट हैपेंस? द पर्सन मे लीव। सिमिलरली इन द कंपनी देयर शुड बी पॉलिसीज ऑफ मिनिमम टेन्योर। नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ मिनिमम टेन्योर? मतलब जब आप ज्वाइन करते हो, अभी रिसेंटली दिस एग्जांपल हैपेंड जस्ट 3 days बैक, लकीली आई एम यू नो इन अ सर्कल जहां सब कॉर्पोरेट में है, तो आई गेट लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अ गर्ल जॉइंड वन ऑफ द वेरी फेमस एमएनसी, तो एंड शी जॉइंड ऑन 13th of May, she joined on 13th of May and she resigned yesterday. Now why it happened? Because जैसे ही उसने ज्वाइन किया 13th May, शी वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। अब आप एक बात बताओ, एक इंसान जो दूसरी कंपनी में था अचानक से आपकी कंपनी में आया, तो उसको सपने थोड़ी आएंगे आपकी कंपनी में कैसा चलता है? बाहर से और अंदर से में जमीन और आसमान का फर्क होता।
Like you say, oh wow, Adani, oh wow, Reliance. But when you work inside, the working culture is different from what we look. तो अब उसको तो नहीं पता ना कि कंपनी के अंदर रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या। एंड विद इन 1 वीक उसको जो है उसकी जो कैटेगरीज थी जिसपे वो काम कर रही थी वो चेंज कर दिया। अब उसको कंफ्यूजन था। एंड शी वाज आस्क्ड टू गिव द रिजल्ट्स आल्सो। हाउ कैन शी गिव द रिजल्ट? सो देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम टेन्योर। जैसे एक काम दिया उसके बाद उसको एक मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ तो दो कि वो अपने आप को प्रूव करे, वो अपना दिमाग लगाए, वो प्रूव करे। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गिव देम मिनिमम पीरियड टू वर्क। अगर आप उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करोगे, पेपर के वर्ड्स हैं ये क्लास 12, आप उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करोगे, आप उनको फ्रीक्वेंटली उनके वर्क को चेंज करोगे, तो डेफिनेटली दैट पर्सन व्हाट विल ही डू? ही वुड लीव द जॉब। So the company should have the policy that there should be minimum tenure so that the people are able to produce results. Next is equity. अब हमने जो remuneration किया था वो है आपका what you call as money, salary, and equity होता है आपका treatment, behavior, opportunity. These are the words. That is, you should, the person should be given, the person should be treated. अब आपकी कंपनी में कई लोग होंगे. A person may belong to scheduled caste, any underprivileged caste, to a higher class. A person may belong to, a person may be a woman, a person may be disabled. हर एक कंपनी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आते हैं. कोई पैसों के लिए काम करता है, कोई अपने करियर को बनाने के लिए काम करता है, कोई मजबूरी में काम करता है. तो पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, राइट? इन माय स्कूल वेयर आई वर्क, वी हैड टीचर्स एंड आई यूज्ड टू मुझे सबसे बुरा लगता था कि many of the teachers were working there because they had to feed their family. किसी का पति के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी के घर में बहुत फाइनेंशियल क्रंच है. Yes, of course, there were teachers like, to be proud, one more teacher was there, मीनू करती थी, and then one was किरण मैम, one, and ऐसी बड़ी सारी टीचर्स थी जो काम करते थे सिर्फ अपने करियर के लिए, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू अर्न मनी, बिकॉज दे हैड स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की थी, वो अपनी पढ़ाई का फायदा उठा रहे. बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे हैड वो जो वो सैड स्टोरी होता ना वो होता. अब नेचुरल है कि उनका इंटरेस्ट होता था कि उनको अच्छी सैलरी मिले, टाइम से सैलरी मिले, एंड अगर उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी तो उन्हें बड़ा दुख होता था. तो देर आर पीपल हु विल बी इन द कंपनी जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे. देर विल बी पीपल जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आए हैं. देर विल बी पीपल हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन. तो एक मैनेजर को इन सबको इक्वल रखना चाहिए, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्ट को या रिलीजन को बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. So there should be no discrimination when you are behaving. जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो you should not say कि ये अपॉर्चुनिटी इसको नहीं देना चाहिए. There should be fair treatment, equality.
नेक्स्ट इज आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर नॉट द कमांड। ऑर्डर का मतलब देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। यानी व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए टेबल, अगर आपके पास फाइल्स हैं तो फाइल्स के लिए रैक, अगर आपके लोग बैठ रहे तो उनके लिए प्रॉपर चेयर। सिमिलरली इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो जहां इक्विपमेंट है, मशीन है, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? इट वुड लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। आप सामान को इधर उधर करने में लगोगे, आप ढूंढने में लगोगे, और उतनी देर में आपका जो काम है दैट वुड बी हैम्परिंग। So order means things and people should have proper place. The next is scalar chain. Scalar chain हमारा जो है, it comes under the communication. अब इन कंपनी हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल हो सकता है, यानी कि रिटर्न, इनफॉर्मल हो सकता है, वर्बल, इट कैन बी ऑफिशियल, आपसे ऑफिशियल बात की जा रही है, और आपसे पर्सनल। तो फेयल्स का मानना है कि व्हेन देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब आप ऑफिस का काम कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई मीटिंग कन्वीन कर रहे हो, कोई मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इट शुड ऑलवेज गो इन अ हिरारिकल मैनर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिरारिकल मैनर? मींस अगर एक बॉस है और उसके पास दो टीम्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, एंड ये उसके नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी काम करता है, सी के नीचे डी काम करता है, ठीक है। सिमिलरली ई के नीचे एफ, एफ के नीचे जी काम करता है, यानी कि डी और जी सबसे नीचे लेवल पे काम करते हैं। आ गया? नाउ इफ ए wants to communicate something to D, या A wants to communicate something to G, तो देन ए डायरेक्टली जी को या डी को नहीं करता। ही वुड कम्युनिकेट टू हिज नेक्स्ट लेवल, वो वहां से नेक्स्ट लेवल, और जो उसका बॉस है, डी का बॉस सी, वो उसको कम्युनिकेट करे। सिमिलरली अगर डी को कुछ कम्युनिकेट करना, उसको छुट्टी पे जाना है, उसको वेकेशंस पे जाना है, ठीक है। नाउ ए इज द बॉस, तो डी जो है डायरेक्टली अपने बॉस के पास नहीं जाएगा। डी अपने इमीडिएट बॉस सी को बताएगा, सी उस लेटर को बी को देगा, बी उस लेटर को ए को देगा। दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरी ऑफिस। बट अब डी जो है ऑफिस का काम कर रहा है, उसको इमरजेंसी में कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स चाहिए फ्रॉम अनदर टीम। इस टीम से उसको चाहिए, ठीक है, उसको इस टीम से डॉक्यूमेंट चाहिए। नाउ डी डज नॉट हैव द परमिशन टू टॉक टू एफ, डी डजंट हैव द परमिशन टू टॉक टू ई, बट वो अपने लेवल पर, उसके लेवल पर कौन है? जी है, तो वो अपने लेवल पर जो जी है उसको वो कम्युनिकेट कर सकता है इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी या इमरजेंसी। कोई बहुत जरूरी काम है, इमरजेंसी है, तो वो अपने बराबर की, जैसे डी जी से, सी एफ से, और बी ई से कर सकते। दिस कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी, मतलब यू कैन से अ शॉर्ट अर्जेंसी, or else the communication is always rooted in the channels, उसको हम बोलते हैं
स्केलर चेन एंड गैंग प्लान। अब आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कंपनी में कई आपके जो है व्हाट यू कॉल डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड some of the decisions cannot be taken by every member of the company, right? हर मेंबर हर एक को नहीं ले सकता। लाइक कंपनी का जो मेन गोल है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के जो कंपनी का जो इम्पोर्टेंट, वो तो कौन लेगा? द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज, मतलब व्हेन द डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी या टॉप लेवल पीपल, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। यानी द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बाकी लोग उसको सिर्फ फॉलो करते। Whereas in a decentralization, हर लेवल पर जो जो इंसान काम करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, जूनियर लेवल एंड वर्कर लेवल, एवरी लेवल पर देयर इज सम पावर गिवन टू देम। जो जिस लेवल पर वो काम करते हैं, उस लेवल पर कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं, कितना मतलब कि नेगोशिएट कर सकते हैं, वो उनको दिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक सेल्स ऑफिसर है, ठीक है? नाउ द सेल्स ऑफिसर जो है, इफ द कंपनी सेल्स, भाई सारे सेल्स ऑफिसर्स हैव द power to only lock the deal to 10%। तो मान लो कभी कभी कंपनी के फायदे के लिए हमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़े, लेकिन अगर कंपनी के ऑफर मतलब कि टॉप लेवल ने बोल दिया आप नहीं नेगोशिएट कर सकते हो सकता है कंपनी का फायदा ना हो। एंड जब तक वो आकर कंपनी के टॉप लेवल से पूछें फिर वापस करें, तब तक हो सकता है वो डील ही खत्म हो जाए। तो अगर उन सबके पास अपना अपना एक पावर है, ओके एट योर लेवल यू कैन नेगोशिएट टिल 12%, यू कैन नेगोशिएट, तो दे कैन यूज दैट पावर, दे कैन यूज दैट पावर टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा सा अथॉरिटी दिया जाता है टू टेक द डिसीजन, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उससे काम इजी हो जाता है और टाइम से हो जाता है। लास्ट बट नॉट सॉरी नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट इज आपका इनिशिएटिव। अब कंपनी जो है पॉलिसीज बना देती एंड एवरीवन हैज टू फॉलो, बट कभी कभी the workers, the employees may give some constructive suggestions, ideas। शायद उन्होंने प्रैक्टिकली उसे यूज किया हो, शायद उन्होंने पढ़ा हो। तो व्हेन इन द मैनेजर जो है, उसको जो आपके एम्प्लॉयज जब आपको सजेस्ट करते हैं, सर इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, और ये पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है, ये आपका प्लानिंग में आया था, प्लानिंग के साथ विच प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड करके आया, प्लानिंग इज रिजिड, उसमें आता है। नाउ द वर्कर जो है उसने सजेस्ट किया कि सर अगर हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो इट वुड हैव बेटर रिजल्ट्स, बट मैनेजर ने मना कर दिया। तो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव के लिए वेन एवर देर इज मीटिंग उनसे सजेशंस ले सकते हैं, सजेशन बॉक्स रख सकते हैं, एंड अगर किसी वर्कर का या एम्प्लॉय का सजेशन हम मानते हैं तो उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉयज हैं उनका मॉरल बूस्ट होगा एंड दे वुड वर्क विथ मोर डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पिरिट डे कॉप्स, यानी कि वर्किंग विथ द spirit of
कोऑपरेशन, यानी the word I should be replaced with we. When a work is done, when a work is done, it is never done by one single person. It is always a teamwork. Even उसमें एक मेंबर ने एक बार कॉपरेट नहीं भी किया, then also it is a teamwork. So the manager should always remember कि जो उनका conversation है, उनके जो talks हैं, it should never say I will do. It is always we will do. When the team is appreciated, it should be we have done. It should never be I have done. Because कंपनी एम्प्लॉइज वर्कर्स मैनेजर सबको लेकर काम करता है, एक सिंगल इंसान कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। द कंट्रीब्यूशन मे बी लेस और मोर, बट इट इज ऑलवेज देयर। So there should be cooperation among each other, and the manager, उसके जो ये पेपर के ही वर्ड्स हैं, हिंट्स हैं, the manager should have the conversation we, उसके conversation में it is we must do, we should do, we have done, it should not be I. So there should be cooperation within each other. एक टीम है, टीम के अंदर कई चीजें होती है। Sometimes a person may not be present, so you should not leave the work, you should work together. ठीक है, आज वो नहीं है, अगली बार उसको यूज कर लेंगे, उसको ले लेंगे। एंड इट शुड नॉट बी तुम तो थे नहीं, इट शुड ऑलवेज बी द टीम वर्क. So there should be fostering of cooperation, spirit of cooperation, and the manager should use the word we. तो ये हमारे जो है फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं which are used in the company at different situations. So when you are dealing with the questions, जब आप questions के साथ deal करते हो, तो you must remember कि जो ये words हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। When it says कि management should foster मतलब trust, अगर उन लोगों ने जो है promise किया तो they should fulfill the promise, so that means it is discipline. Manager should replace the word I with we means a spirit de corps. The constructive ideas should be rewarded initiative. There should be a proper communication chain, so scalar chain. Decision should be given, decision should be dispersed at lowest level, decentralization. There should be place for everything and everyone, order. A manager should treat everyone, give equal opportunity to all, equity. There should be minimum tenure, time, duration, stability of personnel. The salary structure of a company should give reasonable standard of living to the employee, and it should be within the capacity of company remuneration. A manager must keep the benefit of the company, interest of the company on the top, subordination of individual interest to common interest. The managers and the employees should adhere to the commitment, discipline. One head should head one plan, unity of direction. There should be no dual subordination. One subordinate should receive order from one superior, unity of command. The power of commanding and the power of work to be done should be balanced, authority and responsibility. Work should be equally divided according to its nature, division of work.
तो ये हमारे जो है आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से ये जो मेंटल रिवोल्यूशन एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है वो फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल है? तो एस्पिरिट कॉर्प्स। कौन सा प्रिंसिपल फेयोल का जो है वो कंट्रास्ट करता है ऑफ टेलर? तो एक तो आपका रिम्यूनरेशन, क्योंकि उसका मानना है कि दो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट में अलग अलग सैलरी होनी चाहिए, और इनका मानना है कि दो लोग एक ही लेवल पे काम करते हैं तो उनको इक्वल पे देना चाहिए। देन फंक्शनल यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ही सेज दैट द वर्कर शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम 8 पीपल, जबकि फेयोल का कहना है वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। एंड डिविजन ऑफ वर्क एंड फंक्शनल फोरमैनशिप आर सेम, जिसमें वर्क को डिवाइड किया। तो these are the 14 principles of Fayol.